हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 15 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। और जो भी लेक्चर्स के दौरान मैं आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी की जो मैं बात करता हूं ऐसे ही नहीं करता हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर बाकायदा प्रूफ्स देख सकते हैं। मैंने जो अपने स्टूडेंट को यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम के एक साल पहले जो पूरे टॉपिक्स पढ़ाए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएस 2020 के एग्जाम से एक साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराया था उन्हीं से रिलेटेड ये टॉपिक्स आए हैं। आप बाकायदा नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स देख सकते हैं। बाकायदा मैंने पूरे टॉपिक्स पूरे क्वेश्चंस के साथ आपके लिए प्रूफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अपना अपना फिर डिसीजन लीजिए और रेगुलरली रोजाना आपको लेक्चर्स देखना है। और अगर आप ऐसा करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इसके अलावा आप चाहें तो मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ की है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको नोट्स हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। और इतना ही नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मेरे द्वारा मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं। और इतना सब कुछ जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ की है। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी जानकारी दी हुई है ज्वाइन करने की। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक सैंपल भी मिल जाएगा कि किस प्रकार की क्वालिटी मैं आपको इस पैकेज में प्रोवाइड कराता हूं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी चीज़ पूछनी है तो ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल मत करना। इस नंबर पर एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या फेसबुक पर मैसेज करके आप मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको जो भी पूछना है, या फिर पेड पैकेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, राइट। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइज, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका कंसंट्रेशन अब इस टॉपिक पे होना चाहिए। एंड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है और इस टॉपिक को अपन वर्ड बाय वर्ड जो है वो देखेंगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हर एक वर्ड के कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तब तक ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होने वाला है, राइट। तो और जब भी आप कभी पढ़ो कोई भी इस प्रकार के टॉपिक, जैसे कि हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, यानी कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग इस प्रकार से काम करना चाहिए कि आप हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो और उसको ध्यान से समझो, तभी जो है वो किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। और ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो इसमें अपन बहुत ही मतलब आराम से और हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो अभी जो ये टॉपिक है ये एल नीनो और ला नीना से भी रिलेटेड है। और एल नीनो और ला नीना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के अंदर, राइट। तो इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। अभी अपन ने कुछ समय पहले ला नीना के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ला नीना जब भी होता है, यानी कि जब भी ला नीना का इवेंट होता है उस समय इंडिया के अंदर बाढ़ आती है, राइट। फ्लड हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका जस्ट अपोजिट एल नीनो होता है। तो जब भी एल नीनो का इवेंट होता है तब उस समय इंडिया में सूखा पड़ जाता है। और अभी जो न्यूज आई है इसमें एक स्टडी के थ्रू सामने ये चीज आ रही है कि हर बार जो इंडिया में सूखा पड़ता है, ड्रॉट होता है, तो उसकी वजह एल नीनो नहीं है। तो इसी पर ही अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो अभी स्टडी जो है वो करी गई, कंडक्ट की गई। 10 ऐसे केसेस सामने जो है वो नजर आए जिसमें इंडिया के अंदर ड्रॉट हुआ था, यानी कि 10 ऐसे साल को स्टडी किया गया जिसमें इंडिया में ड्रॉट था। बट उनमें से 6 साल ऐसे थे जिसमें इंडिया में ड्रॉट तो था, बट ड्रॉट होने की वजह एल नीनो नहीं थी, क्योंकि वो एल नीनो ईयर नहीं था, राइट। और ये इंडियन समर मॉनसून सीजन के दौरान ये इंसिडेंस हुआ था। पिछले 100 सालों में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसमें 6 साल ऐसे नजर आए जिसमें जब एल नीनो नहीं था उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर ड्रॉट था, यानी कि सूखा हम लोग को देखने को मिला था। और सूखे की वजह जो थी वो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस थी, जो कि नॉर्थ एटलांटिक रीजन की तरफ से देखने को मिली थी। तो इसी पर ही अपन थोड़ी सी बात करेंगे। और 2014 में इंडिया के अंदर 14% रेनफॉल डेफिसिट था, यानी कि बारिश नहीं हुई थी, कमी हुई थी बारिश में, यानी कि 14%
मतलब एवरेज रेनफॉल से कम हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिली थी बारिश, जिसको अपन ड्रॉट बोल रहे थे। ठीक है, इंडिया के अंदर 2014 में ड्रॉट था और 2014 में एल नीनो का इंसिडेंस नहीं था, यानी कि एल नीनो नहीं आया था, बट उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर ड्रॉट था। और ऐसा ही सेम चीज 1986 और 1985 में भी रिकॉर्ड की गई, राइट। यानी कि एल नीनो जिस समय नहीं था उस समय भी इंडिया के अंदर सूखा था, ड्रॉट था। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इस प्रकार के ड्रॉट के, यानी कि सूखा होने के क्या क्या कारक हैं, तो उसी पर अपन बात करते हैं। तो एकदम से रेनफॉल कम हो गई, यानी कि बारिश कम हो गई तो सूखा होगा डेफिनेटली। इसमें एल नीनो और ला नीना का कोई रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश अगर कम हो रही है तो सूखा हो रहा है। अब बारिश कम होने की कारण क्या है, तो उस पर अपन बात करते हैं। तो जो विंड है, जो हवा जो अपर एटमॉस्फेयर पे हम लोग को देखने को मिलती है, ये डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ इंटरैक्ट करती है और एबनॉर्मल बिहेवियर इसका हो जाता है कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स पर, राइट। और साथ ही साथ एक प्रकार की वेव हम लोग को एयर करंट्स की, यानी कि हवा की एक वेव हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार की, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर जिसका होता है उसको रॉसबी वेव के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक की तरफ से कर्व होती है और फिर ये स्क्यूज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है टिबेटन प्लेटू की तरफ। इसके बारे में भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, पहले थ्योरी क्या है वो देख लो आप। टिबेटन प्लेटू की तरफ जो है ये स्क्यूज हो जाती है और फिर ये सब कॉन्टिनेंट के पास हिट करती है। और जिस समय अगस्त के समय पर, जिस समय बारिश की स्थिति होने वाली सिचुएशन होती है, कि अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त ये सब जो मंथ हम लोग को देखने को मिलते हैं, इस समय बारिश की स्थिति होती है, बादल वगैरह रहते हैं। तो ये जो हवा जो होती है ना, ये जब अगस्त में आती है तब ये क्या करती है, रेनफॉल को सप्रेस कर देती है और मानसून को, यानी कि बादल को जो है वो अपने साथ ले जाती है। और जब बादल नहीं रहेंगे, क्योंकि हवा की वजह से बादल जो है वो चले जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है फिर रेनफॉल तो होगी नहीं, इसीलिए रेनफॉल डेफिसिट नजर आता है। अब इसको इस फिगर से आप समझो। आप जानते हैं गाइस कि हम लोग को जेट वेव्स देखने को मिलती है, राइट। जेट स्ट्रीम वगैरह, जेट वेव्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ऊपर वाले रीजन पर जो है वो कंटिन्यूअसली चलती होती है, राइट, हमेशा। बट क्या होता है कि जिस समय हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जिस समय हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जिस समय सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा गर्म कर देता है ट्रॉपिकल एरिया के पानी को, तब उस समय क्या होता है, गर्म हवा की वजह से एयर जो है वो ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। तब उस समय क्या होता है कि एक बबल, एयर का एक बबल जो है वो ये इस प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। आप देखो यहां पे बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी आ रही है, ये नॉर्मल हम लोग को देखने को मिल रहा है जेट, और जैसे ही एक डिस्टर्बेंस होता है ये क्या करती है, ये ऊपर की तरफ कर्व हो जाती है। अब जब ये ऊपर की तरफ कर्व हो रही है तब उस समय क्या हो रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसका शेप जो है वो इस प्रकार से चेंज हो गया है। और जब इसका ऐसे शेप चेंज होता हुआ हमें नजर आता है, दिखाई देता है, तब उस समय क्या होता है, एक तो ये ऐसे में तो ये लॉन्ग डिस्टेंस अपना सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली कवर करती है, बट जब कोई भी इसके पास डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि इस जेट स्ट्रीम के पास जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है, तब उस समय जो है ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है वो ऊपर चली जाती है, राइज कर जाती है, राइट। क्योंकि गर्म हवा का नेचर क्या होता है, राइज करना, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, आपने हमेशा पढ़ा है इसके बारे में, गर्म हवा राइज करती है, ऊपर जाती है। तो गर्म हवा जब ऊपर चली जाती है तब क्या होता है कि ये जेट स्ट्रीम जो है, यानी कि जिस एरिया पर जिसको स्ट्रेट मूव करना था उस एरिया पर ये स्ट्रेट मूव नहीं कर पाई, ये थोड़ा सा ऊपर चली गई। तो इसने क्या किया, एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया। और जब तक फिर ये ठंडी होकर वापस नीचे आएगी तो तब तक इसको टाइम लगेगा। और जब ये ठंडी होकर वापस नीचे आती है तो उस समय जब ये अपना नॉर्मल जो है वो रूट पकड़ती है, यानी कि जेट स्ट्रीम, तब उस समय थोड़ा टाइम जो है वो उसने ऑलरेडी स्पेंड कर लिया होता है इस प्रकार के एबनॉर्मल बिहेवियर में, राइट। तो जब ये वापस अपने नॉर्मल नेचर पे आती है तब उस समय अगस्त का महीना हो जाता है इंडिया के अंदर, और उस समय ये मॉनसून की जितनी भी हमारी बादल वगैरह जो होते हैं, जो मॉनसून का हमारा जो नेचर होता है इंडिया के अंदर, उसको पूरा खराब करती हुई अपने साथ ले जाती है। तो यही वजह है बारिश नहीं होने की। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। रॉसबी वेव्स, सिंपल सी बात आप याद रखना, रॉसबी वेव्स का मतलब ये होता है कि जब जो हम लोग को जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है उसका जब एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है बिकॉज ऑफ वार्म ट्रॉपिकल एयर। जब ट्रॉपिकल एयर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, राइट, जब एकदम सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा गर्म कर देता है ट्रॉपिकल जो हमारा पानी है उसको, और उसके ऊपर से जब एयर राइज करती है तब क्या होता है कि ये हमारी जेट स्ट्रीम जो है ये एक बबल इसके ऊपर आता है और बबल के तहत ये जो है वो चेंज हो जाता है इसका जेट स्ट्रीम का फ्लो। और जब ये चेंज हो जाता है तब ये ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि गर्म हवा का नेचर है ऊपर की तरफ राइज करने का। तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये थोड़ा टाइम जो है वो अपना ऊपर जाने में स्पेंड कर देती है, और फिर जब ये नीचे की तरफ आती है तब क्या होता है
कि जो नॉर्मल जो इसका टाइम पीरियड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब नॉर्मल टाइम पीरियड डिस्टर्ब होगा तब क्या होगा कि ये अगस्त के महीने पे यहाँ पे इंडिया में हिट करेगी, और अगस्त के महीने में इंडिया में हिट करने के कारण ये इंडिया के अंदर पूरा मानसून जो है वो खराब करके चली जाती है, यानी कि अपने साथ जो है वो पूरे बादलों को ले जाती है आगे, राइट। तो ये एक वजह है जिसके कारण इंडिया में रेनफॉल नहीं होती है, और रेनफॉल ना होने के कारण हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। क्लियर हुए कंसेप्ट पूरे? गाइस, एल नीनो क्या है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, ये एक क्लाइमेटिक साइकिल है जहां पर हम देखते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र पर हाई प्रेशर होता है। अब वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र पर हाई प्रेशर होता है, और ईस्टर्न क्षेत्र जो हम लोग को नजर आता है, ये साउथ अमेरिका के पास वाला जो क्षेत्र आप देखोगे इस तरफ वेस्ट कोस्ट आप देखोगे ये साउथ अमेरिका का, तो ये वाला जो एरिया है ना ये गर्म हो जाता है। यहाँ का जो सरफेस वाटर जो होता है, ये समुद्र का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, गर्म कैसे होता है, सूर्य के कारण गर्म होता है ये पानी, और गर्म होने के कारण यहाँ पर इवापोरेशन होता है, और यहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और आप जानते हैं कि हवा का नेचर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। तो हवा जब हाई प्रेशर जो वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में है, तो उससे हवा लो प्रेशर की तरफ जो है वो जाती है, यानी कि ये जो वेस्ट कोस्ट हम लोग को साउथ अमेरिका का देखने को मिलता है ना, उस तरफ जाती है। और इस पूरे साइकिल को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हम लोग कहते हैं, राइट। और ये होता किस कारण है, तो वेस्टवर्ड ब्लोइंग ट्रेड विंड जो है, यानी कि वेस्ट की तरफ मूव करने वाली जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और इस प्रकार का जो इक्वेटर के पास हम लोग को एयर प्रेशर में जो चेंजेस नजर आता है, तो वो ही एक वजह है जिसके चलते जो सरफेस वाटर है वो ईस्ट की तरफ मूव करता है। और दूसरी वजह वो लो प्रेशर जो हम लोग को देखने को मिलता है कि साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में क्रिएट हो जाता है। एंड गाइस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एल नीनो और ला नीना का जो टॉपिक है ना, ये 15-20 मिनट में कंसेप्ट क्लियर करने वाला टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में चाहिए आप आराम से बैठें, बुक्स को पढ़ें, और साथ ही साथ कोई अगर आप अगर किसी कोचिंग से जुड़े होंगे, या फिर अगर आपके जनरल स्टडीज के कोई टीचर हैं, तो उनसे ये टॉपिक डिटेल में आप समझें, राइट। और मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आसान बना देता हूं। आप सिंपली ज्योग्राफी विद प्रोफेसर SS ओझा, इन सर का आप ये वीडियो देख लें, एल नीनो का, और इन्होंने ला नीना का भी वीडियो बनाया, लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। क्योंकि एल नीनो ला नीना अपने आप में ही एक पूरा लेक्चर है, राइट, यानी कि पूरा मतलब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की पूरी क्लास है इस टॉपिक की। तो ये जो है वो जनरल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली ही रिकमेंड किया। और ऐसे जब आप इनकी क्लास देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट है ये इस फील्ड में, राइट। और ये आपको पढ़ाएंगे तब आपको पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जिस भी स्टूडेंट के पास ये अपना ये PDF आती है, ये वाली जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो आप सिंपली इस PDF के इस वाले यानी कि स्लाइड पे आइएगा, और यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा इस PDF के ऊपर, तो आपके सामने वीडियो जो है वो इनका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास PDF नहीं है, सिंपली आप ज्योग्राफी विद प्रोफेसर SS ओझा यूट्यूब में लिखिएगा, उनका चैनल आ जाएगा, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैनल, ज्योग्राफी से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप उनके चैनल को फॉलो करेंगे तो, राइट। तो आपका स्टैटिक पोर्शन की दुविधा ज्योग्राफी की वहीं खत्म हो गई। और काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन होता है वो भी इनके जो लेक्चर्स हैं उसको रिकमेंड देखते हैं, राइट, रेफर करते हैं। तो ये चीज है, तो ये आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, और जो मैंने भी आपको ये वाला जो कंसेप्ट समझाया वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रॉसबी वेव्स के बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि महाशरद क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार का ये एक इनिशिएटिव है। महाराष्ट्र सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से जो दिव्यांगजन जो पर्संस हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में टूल्स मिल सकेगा। और साथ ही साथ महाशरद का फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र सिस्टम ऑफ हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड असिस्टेंस फॉर दिव्यांगजन। नाम से समझ आ रहा है, दिव्यांगजन जो पर्संस हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हैं, उनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी चीज आप लोग को ये पता होनी चाहिए। अब गाइस, एक नया रूल हम लोग को सामने नजर आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक नया रूल निकाला है इंडियन कोर्ट्स के लिए। तो हमारी जो कोर्ट्स हैं गाइस, तो वो समन जारी कर सकती हैं या फिर सर्च वारंट जारी कर सकती हैं ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि मालदीव्स में रह रहे हैं। मालदीव्स की लोकेशन आप देखिए, ये इंडिया है। इंडिया में अगर आप साउथ की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, हल्का सा साउथ वेस्ट की तरफ, तो आपको ये मालदीव्स दिखाई देगी। तो मालदीव आइलैंड हमारे काफी नजदीक है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था
तो मालदीव्स के अंदर छुपा अगर कोई आरोपी होगा, यानी कि कोई आरोपी है जिसके खिलाफ सर्च वारंट जारी है या अरेस्ट वारंट जारी है, तो उस आरोपी के खिलाफ जो है वो हम लोग वहां पर मालदीव्स में भी कार्रवाई कर सकेंगे। आप जैसे जानते हैं कि इंटरनेशनली अगर एक कोई आरोपी है इंडिया में गुनाह करके दूसरी कंट्री जाकर भाग गया, सेटल हो गया, तो आप उसको पकड़ नहीं पाते। आपको उसको अगर पकड़ना है तो उस कंट्री से आपको बात करनी होगी। बट इंडिया और मालदीव्स ने ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अगर कोई आरोपी पनाह लेने के लिए अगर मालदीव्स आया है और उस बीच उसको अरेस्ट करना है, तो हमारी इंडियन कोर्ट जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है उस फलाना आरोपी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। इवन सर्च वारंट भी जारी किया जा सकता है, समन जारी किया जा सकता है, यानी उसको बुलाया जा सकता है, राइट, मालदीव से। तो ये चीज है। यहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दे रही है। फिल्म सेक्टर को, राइट, इंडस्ट्री स्टेटस। अब से जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है उसको इंडस्ट्री स्टेटस जो है वो सैंक्शन किया जा रहा है। और ये टर्म इंडस्ट्री स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री वाला जो टर्म है ना, तो वो एग्जैक्टली हमारे यहां किसी भी कानून में डिफाइंड नहीं है, राइट। बट इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना किस प्रकार से बॉलीवुड की या फिल्म इंडस्ट्री की मदद करेगा, तो यहां पर अब ये जो फिल्म सेक्टर है, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, जब इसको इंडस्ट्री का स्टेटस मिल रहा है तो इसका मतलब ये है उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि बिना किसी ट्रबल के लोन मिल जाएगा काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें आ सकेंगे, शामिल हो सकेंगे, राइट। साथ ही साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इसमें हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और जो डेवलपर्स जो होते हैं वो दोबारा से अपने उनका जो ऑलरेडी लोन होता हुआ रहता है, यानी कि ऑलरेडी जो डेट होता है उनका, तो उसमें दोबारा से रीफाइनेंस कर सकते हैं। तो अभी सिंपली बस ये चीज आप ध्यान में रखो कि जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का स्टेटस जो है वो दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। गाइज यहां पर समझेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्री क्वालिफिकेशन प्रोग्राम क्या है या प्रोजेक्ट क्या है, तो इसको अपन देखेंगे। तो देखिए, ये प्री क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2001 में लेकर आई थी। इसने 2001 में ये सेटअप किया था। ये बेसिकली एक प्रकार की सर्विस होती है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है, जिसके चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिसिन का एक्सेस जो होता है वो काफी इजी हो जाता है। अब ये करती क्या है तो उसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। तो देखो, जो भी मेडिसिन बनाती है जो कंपनी, तो वो जब अप्लाई करती है WHO के पास कि उसकी जो बनाई गई मेडिसिन जो है उसको प्री क्वालिफाई किया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन मैन्युफैक्चरर्स की मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से उसका असेसमेंट करती है, चेक करती है कि उनकी मेडिसिन सेफ है कि नहीं है, उनकी मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, जो कि बताया गया है, राइट। तो पूरी चीज चेक करने के बाद उसको अप्रूवल देती है, यानी कि प्री क्वालिफाई करती है उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को, जिससे कि उस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई जो मेडिसिन है, प्रोड्यूस की गई मेडिसिन है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो अभी यही हुआ है। एक सिंगल डोज इंजेक्टेबल टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन बायोलॉजिकल ई, इसको प्री क्वालिफिकेशन मिल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके चलते ये जो वैक्सीन मेकर जो है इसके पास 2 में से एक प्री क्वालिफाइड सप्लायर ये TCV का नजर आ रहा है, और ये जो है वो सप्लाई करेगा, यानी कि ये वाली जो वैक्सीन है इसकी टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये यूनाइटेड नेशन एजेंसीज को सप्लाई करेगा, और उन एजेंसी की मदद से ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर वैक्सीन की आवश्यकता है वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो सकेंगी, राइट। तो ये यहां पर ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV, एड्स से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है, वैक्सीन होती हैं, तो उनके लिए प्री क्वालिफिकेशन जो है वो WHO खुद करती है, और करने के बाद फिर उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कराती है उस मेडिसिन मैन्युफैक्चरर को। तो ये चीज हम लोग को इसमें देखने को मिलती है प्री क्वालिफिकेशन में WHO के। तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट के अगेंस्ट देशद्रोह का झूठा आरोप जो है वो लगाया गया था, और हालांकि इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दिया था, बट अभी एक्चुअली इनके लिए जो जस्टिस था वो सिर्फ 50 लाख रुपए का कंपनसेशन नहीं था। एक्चुअली में पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, बट इनके साथ जो हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि हमारी कंट्री की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि इसरो के अंदर जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये पाकिस्तान को प्रोवाइड कराते थे, राइट। तो ये उनके ऊपर आरोप लग गया था, देशद्रोह का आरोप लग गया था, और ये झूठा आरोप था। हालांकि बाद में जो है वो ये आरोप जो है वो उनसे हट गया था, बट फिर भी ये अपना जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। और देखिए, अब कोई भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर अगर देशद्रोह का आरोप लग जाता है
और भले ही कोर्ट से जो है वो उनको राहत मिल जाए, बट क्या होता है कि सोसाइटी में उनके लिए जीना हराम हो जाता है। लोग फिर उनको काफी बुरी नजर से देखने लगते हैं, भले ही क्यों ना वो जो है वो मतलब उनके ऊपर से केस जो है वो हट गया है और भले ही वो निर्दोष पाए गए। बट क्या होता है कि एक बार जब मीडिया न्यूज में ये सब चीजें फैल जाती है तो फिर बाद में केस का क्या हुआ, बहुत ही कम लोग उस केस के कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं, यानी कि अपना पूरा रिकॉर्ड रख पाते हैं। बट एक बार जैसे ही आया कि यार ये व्यक्ति जो है वो देशद्रोह है और इस प्रकार की चीजें फैलने लगती है, भले ही फिर उसने व्यक्ति ने बाद में आकर अपना केस लड़ा और केस लड़के जो है वो जीत गए, यानी कि वो उसने अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया, बट फिर भी तो सोसाइटी में तो वो चीज फैल चुकी है ना, उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में जो है वो खराब हो चुकी। और ना ही सिर्फ उस इंडिविजुअल की, उसकी फैमिली की भी यार ये चीज हो जाती है कि लोग जो है वो सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही नहीं जो है वो देखते हैं इस प्रकार से देशद्रोह की नजर से, भले ही वो हो नहीं, भले ही उन्होंने केस लड़ दिया और वो जीत भी गए, अपने आप को उन्होंने निर्दोष साबित कर दिया, बट फिर भी वो और उसकी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े ट्रबल में आ जाती है। और ऐसा हमारी कंट्री में एक बार नहीं कई बार हुआ है, और एक जो साइंटिस्ट के साथ ये वाली घटना हुई है तो उन्हीं का ये टॉपिक है। और अभी एक जैन कमेटी का गठन हुआ है, एक जस्टिस यानी कि एक पैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि मेनली फोकस करेंगे कि दोबारा पूरे मामले की जांच करें और इनके ऊपर जो आरोप जो लगाए गए थे वो पूरी चीज डिटेल में स्टडी की जाए और उनको एक फेयर कंपनसेशन मिल सके, राइट। क्योंकि अभी तो इनको कंपनसेशन 50 लाख रुपए का दिया है, बट इनका कहना है कि 50 लाख रुपए रिकवरी नहीं कर पाएंगे, उनकी जो रेपुटेशन गई है, उनका जो करियर खत्म हुआ है उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, राइट। इनको जो है वो फेयर जस्टिस चाहिए, तो इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई उसको एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। तो सितंबर 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी काम कर रही है किसके ऊपर? इसरो के फ्रेम अप केस 1994 का जो है उसके ऊपर। और इस केस ने नाम्बी नारायण, नाम याद रखिएगा, नाम्बी नारायण ये साइंटिस्ट हैं, राइट, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था। तो इस केस ने उनकी लाइफ जो है और उनकी रेपुटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी। और हमारी कंट्री के काफी प्रोमिनेंट, काफी फेमस ये स्पेस साइंटिस्ट हैं, राइट। और ये जो इशू, ये पूरा मुद्दा जो था वो 1994 नवंबर 30 का था। इस दिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये उस समय काम कर रहे थे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पर इसरो में, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने इनको आरोपी पाया कि ये वेरियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसरो के, जो कि विकिंग या विकास इंजन टेक्नोलॉजी या क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी या पीएसएलवी फ्लाइट डेटा जो है कुछ, तो उनकी पूरी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान को सेंड कर रहे हैं। तो इनको इस प्रकार का इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हुआ? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 2018 में रद्द कर दिया। मिस्टर नारायण जी का करियर जो था वो बुरी तरह से जो है वो खराब हुआ, नष्ट हुआ इन सब चीजों के कारण, राइट, जो हमने देखा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर अगर टैग लग जाता है देशद्रोह का, और भले ही वो देशद्रोही नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बट फिर भी पूरी सोसाइटी उसको एक देशद्रोही की तरह जो है वो ऑब्जर्व करती है। और ना ही सिर्फ उसको, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा काला साया आ जाता है। मतलब इस प्रकार का, जैसा आप जानते हैं कि बहुत खतरनाक स्थिति होती है। अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लगा है तो एक निर्दोष व्यक्ति भी अपने ऊपर जो आरोप उसके ऊपर लगे हुए होते हैं उससे बचने के लिए वो बहुत कुछ करता है, बट फिर भी कितना भी वो कुछ कर ले, बट सोसाइटी में उसकी इमेज जब जो एक बार चली जाती है, उसकी रेपुटेशन जो एक बार चली जाती है, वो दोबारा से क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। जो सहता है जो इंसान, यानी कि जब जिसने कुछ किया नहीं, जो गिल्टी नहीं है, बट फिर भी लोगों की वो सह रहा है, यानी कि जहां पर भी वो चल रहा है, जा रहा है, लोग उसको गलत नजर से देख रहे हैं, तो कितना ज्यादा ये माइंड डिस्टर्बिंग होता है। और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा मेंशन करी थी 2018 के अपने जजमेंट में कि एक साइकोपैथोलॉजिकल ये पूरा केस था, यानी कि जो पूरा ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ वो साइकोपैथोलॉजिकल था, यानी कि पूरी उनकी मानसिक, इंसान मानसिक रोगी बन जाता है यार, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। तो यही चीज है। और सीबीआई ने भी पूरा मामला जो है वो केरला पुलिस से लिया था और क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने 1996 में प्रेजेंट करी थी। और मिस्टर नारायण जो है फिर उसके बाद अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे कि उनके ऊपर जो उनके ऊपर जो आरोप लगा है, झूठा आरोप, तो उस पर वो न्याय चाह रहे थे, राइट। तो ये सब चीजें हमने देखी। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार से कहा कि मिस्टर नारायण जी को 50 लाख रुपए जो है वो दिए जाए, पे किया जाए कंपनसेशन के तौर पर। बट इनका कहना है कि पैसा जो है वो उनकी खोई हुई रेपुटेशन को, जो उन्होंने जो टॉर्चर सहा है 24 साल तक, उसको वापस नहीं ला सकता। उनको एक फेयर जो है वो जस्टिस चाहिए, फेयर तरीके से न्याय चाहिए उनको।
और जो कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट जो हुआ है, यानी कि बहुत बुरी जो विनाशकारी जो प्रभाव इनके करियर पर, इनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ा है, और इवन जो हमारा स्पेस रिसर्च का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी पीछे हुआ है, क्योंकि ये एक काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनका कम होना, यानी कि इनका उस प्रोजेक्ट से निकलना ही स्पेस टेक्नोलॉजी की, यानी कि जो हम लोग को देखने को मिलती है ना एडवांसमेंट, यानी कि जो बढ़ता जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें एक रुकावट के तौर पर भी ये बताया गया, देखा गया। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। गाइस, ये जो साइंटिस्ट थे ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, तो थोड़ी सी बात अपन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की भी करने वाले हैं। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के अंदर उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रोपेलेंट्स का, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर यह किया जाता है, राइट। और कॉम्बिनेशन लिक्विड ऑक्सीजन का होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का होता है, जो कि हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी रॉकेट इंजन को प्रोवाइड कराता है। जब रॉकेट इंजन जब लॉन्च होते हैं ना, लॉन्च होकर रॉकेट जो है वो ऊपर की स्पेस की तरफ जाता है, एंटी ग्रेविटी हम लोग को देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ जाता है वो स्ट्रेट, राइट। तो उस समय उसको चाहिए होता है एक बहुत बड़ा प्रेशर ऊपर जाने के लिए, एक थ्रस्ट चाहिए होता है उसको, एक प्रेशर चाहिए होता है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, और उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए। तो वही चीज है, तो ये जो चीज प्रोवाइड होती है, यानी कि जो थ्रस्ट जो बनता है, क्रिएट होता है, ये इसी के थ्रू, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है इजी तरीके से, कि रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। और स्पेसिफिक इंपल्सेस जो इसकी हम लोग को देखने को मिलती है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में, जो हम लोग को नजर आती है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ये इतनी ज्यादा होती है जो कि अर्थ में स्टोरेबल लिक्विड जो होता है या फिर सॉलिड प्रोपेलेंट जो होता है उससे कई ज्यादा अच्छी होती है। और ये बेसिकली पेलोड जो होता है ना, जो रॉकेट में जो बहुत सारे सामान जो इसके साथ लगे होते हैं, तो एक ह्यूज पेलोड को अपने साथ ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि स्पेस में ले जाने के लिए बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिवली जो सॉलिड प्रोपेलेंट है उसके। तो इतना ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है इस टॉपिक के ऊपर, इतना रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रॉकेट जो होता है उसको ऊपर ले जाने के लिए हेल्पफुल होती है, या फिर उसको मूव करवाने के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है ना, तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है। तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 6th कंट्री है इंडिया जिसने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना और रशिया, सिर्फ इन कंट्रीज के पास ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, और 6ठी कंट्री इंडिया है। ये इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हैवी सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है इस टेक्नोलॉजी की मदद से, और जिसका वेट 2500 से 3000 किलोग्राम होता है, राइट। क्योंकि मैंने भी आपको पेलोड के बारे में बताया था कि ये पेलोड जो ह्यूज पेलोड होता है ना, हैवी पेलोड, तो वो ये अपने साथ ले जा सकती है। तो इसलिए हैवी पेलोड, यानी कि जो सैटेलाइट जो बड़ी होती हैं, हैवी सैटेलाइट्स होती हैं, उनको जो है वो स्पेस में ले जाने के लिए हेल्पफुल होती है ये टेक्नोलॉजी। और ये काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगी जीएसएलवी प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी की डिमांड करी थी रशिया के साथ। एक्चुअली रशिया और इंडिया की डील हो रही थी इस टेक्नोलॉजी पर, बट क्या हुआ था, यूएसए ने इंडिया को इस टेक्नोलॉजी को देने से मना कर दिया था। 1990s की बात थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना खुद का ये चालू किया, यानी कि इस पर काम करना शुरू किया, और हम लोगों ने खुद ने ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर ली, राइट। और इंडिया जो है उसको अब किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास खुद के पास ये टेक्नोलॉजी है। और हम लोग के लिए ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट करेगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग हैवी सैटेलाइट्स जो है उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज की हैवी सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास आएगा पैसा, रेवेन्यू आएगा, राइट, रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। तो ये कुछ फायदे हैं इस टेक्नोलॉजी के, जो कि इंडिया के लिए हम लोग को स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइस, यहाँ पर बात करेंगे कुछ मलेरिया के प्रकार के बारे में, कि कौन से प्रकार के मलेरिया हम लोग को नजर आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इस पर नजर मार लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी आ सकता है। तो फेल्सीपैरम याद रखिएगा, वीवेक्स जो कि बहुत ही कॉमन मलेरिया है, प्लास्मोडियम, वीवेक्स, तो सभी में प्लास्मोडियम लगेगा, बट आप फिर भी ये इस तरीके से याद रखो, फाल्सीपैरम, वीवेक्स, मलेरियाए, ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा। इसकी अगर अपन बात करें, ओवले और प्लास्मोडियम नोलेसी, राइट, नोलेसी, तो ये बेसिकली प्रकार है मलेरिया पैरासाइट के। और फीमेल मच्छर जो होता है, एनोफिलीस मॉस्किटो, उसके काटने से ये मलेरिया होता है। और अभी न्यूज में एक मलेरिया आया है जिसका नाम है प्लास्मोडियम ओवले,
ओवले, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है, 48 घंटे के आसपास फीवर होता है, सर दर्द होने लगता है, नोजिया होता है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि नॉर्मल मलेरिया का ट्रीटमेंट चलता है, राइट। बट अभी ये मलेरिया का ये जो प्रकार है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सूडान से एक सैनिक वापस लौटे थे केरला में, और उनको ये बेसिकली मलेरिया हुआ है, प्लाज्मोडियम ओवले, ठीक है। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी याद रखना, स्पेशली ये वाली चीज की कितने प्रकार के मलेरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। सिंपल सी चीज है। गाइस, एन.के. सिंह कौन है, तो याद रखिएगा ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। अभी इन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है जिसके थ्रू ये कह रहे हैं कि ये नए सिरे से जो है वो विचार करना चाहिए 7th शेड्यूल पर, राइट। जो 7th शेड्यूल में जो हम लोग को देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट्स जो है वो एलोकेट किए गए हैं सेंटर को, स्टेट्स को, कि कौन से सब्जेक्ट्स पर स्टेट के पास पावर है कानून बनाने की, राइट, और कौन से सब्जेक्ट्स पर केंद्र के पास, सेंटर के पास पावर है कानून बनाने की। तो ये सब चीजें हम लोग को 7th शेड्यूल में देखने को मिलती। तो उसके बारे में इन्होंने जो है वो बात करी और इन्होंने कहा कि नेसेसरी, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड की जाए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, और दोबारा से ट्रस्ट जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म पे डेवलप हो, क्रिएट हो। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि 7th शेड्यूल को दोबारा से नए सिरे से जो है वो देखना चाहिए। तो ये इनका स्टेटमेंट था। बट हम लोग जो काम की चीज है वो देखेंगे 7th शेड्यूल। तो देखो, एक तो काम की चीज याद रखना, एन.के. सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। कभी कभी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज में कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं। और 7th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर मेंशन है, तो आर्टिकल 246 याद रखिएगा। इसमें बेसिकली पावर्स डिवाइड की गई हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। यहां पर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप जानते हैं उसके बारे में। यूनियन लिस्ट में मौजूद जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर बेसिकली कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं उस पर कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून जो है वो बना सकते हैं। और अगर कभी कुछ डिस्प्यूट होता है, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूदा सब्जेक्ट्स पर कुछ डिस्प्यूट हुआ सेंटर और स्टेट के बीच में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, तो किसकी मानी जाएगी, पार्लियामेंट की मानी जाएगी, पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। तो यह चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, राइट। और मैं चाहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक में से 7th शेड्यूल आज पढ़ लें। तो ये आपका एक टास्क है, राइट। गाइस, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से काफी शानदार कानून हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने ड्राफ्ट की बात करी है, एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है, ड्राफ्ट बिल। और मैंने आपको बताया कि जब भी ड्राफ्ट आता है वो अपने लिए काम का नहीं होता है, बट हाँ, हम लोग को पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि उस ड्राफ्ट से एक आइडिया लग जाता है कि सरकार जो है वो किस डायरेक्शन पे काम कर रही है। तो महाराष्ट्र सरकार बहुत ही शानदार एक बिल लेकर आई है, ड्राफ्ट बिल इसने प्रेजेंट किया है। और इस बिल के तहत जो महाराष्ट्र में जो बढ़ते हुए केसेस हम लोग को हिंसा के नजर आ रहे हैं महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट, जो वायलेंस हो रहा है महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट, तो उसको जो है वो रोकने में ये बिल काम करेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इस बिल के अंदर काफी सारे कानून जो है वो चेंज किए जाएंगे जो कि महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट जो हिंसा के हम लोग को नजर आते हैं। ये बिल को नाम दिया जा रहा है शक्ति अधिनियम, शक्ति एक्ट या शक्ति कानून 2020। तो इस बिल का नाम होगा, राइट। और महाराष्ट्र ने यही बोला कि महाराष्ट्र के अंदर जो हिंसा बढ़ रही है महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट, तो उसके लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो इस बिल के अंदर सबसे पहले तो चेंजेस किए जाएंगे आईपीसी में, सीआरपीसी में, पॉस्को में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में, राइट। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सेक्शंस हम लोग को रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के देखने को मिलते हैं, तो उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। यहां पर डेथ पेनल्टी प्रपोज करी है, यानी कि जो भी व्यक्ति रेप, गैंगरेप, रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर्स, और इनकेस एसिड अटैक होता है जहां पर ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, यानी कि बहुत ही गंभीर जो है वो इंजरी हो जाती है जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है या फिर एसिड विक्टिम पे, तो जिनको इंजरी हो जाती है, तो उस केस में भी सामने वाला जो आरोपी होगा उसको डेथ पेनाल्टी जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, गिल्टी को। तो ये चीज हम बताई जा रही है। और हीनियस नेचर का जो क्राइम होता है तो उसमें डेथ पेनाल्टी जो है वो दी जाएगी। तो ये चीज सामने नजर आ रही है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसमें ये सब जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं माइनर के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट या महिलाओं के अगेंस्ट जो हीनियस क्राइम होते हैं, तो उसमें डेथ पेनाल्टी जो है वो इंपोज करने का प्रपोजल यहां पर रखा गया है। काफी शानदार चीज है। इवन सोशल मीडिया का भी एक क्लॉज रखा गया है, क्योंकि आज का जो समय हम लोग को देखने को मिलता है डिजिटलाइजेशन का है, पूरा सोशल मीडिया का हम लोग को नजर आता है एरा। तो उस बीच काफी बार महिलाओं को हरास किया जाता है,
सोशल मीडिया पे ऑनलाइन उनका हरासमेंट होता है, उनको डराया धमकाया जाता है कि उनकी फोटो जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, नहीं फोटो की मॉर्फिंग हो जाएगी। फोटो मॉर्फिंग का मतलब शायद आपको पता होगा कि फोटो में फेस वगैरह चेंज कर लिया जाता है। तो फोटो या वीडियो की मॉर्फिंग अगर कोई करता है किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, राइट, उनको थ्रेट पहुंचाता है या फिर इवन उनको धमकी तक दे देता है कि उनकी फोटो की मॉर्फिंग करेगा सामने वाला व्यक्ति और इस प्रकार से उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन को खराब करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं को हरास करते हैं, उनको किसी भी डेंजर में डालते हैं, यानी कि उनके लिए भय का माहौल बना देते हैं, उनको खतरे में डालते हैं, धमकाते हैं, राइट, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसा कोई भी एक्ट किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो लिखित में हो, ओरली हो, बोलकर हो, राइट, या किसी भी प्रकार का एक्ट या फिर साइन वगैरह के थ्रू हो, तो ऐसी चीज भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा या दोनों। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी गलत जानकारी देगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा या फिर फॉल्स कंप्लेन अगर कोई करेगा किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको भी जो है वो सजा होगी, उनको जो है वो 1 साल की सजा होगी और फाइन भी उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा या फिर दोनों। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस प्रकार का कानून जो है वो लाया जा रहा है और ये चीज महाराष्ट्र में हम लोग को देखने को मिलेगी जब ये फाइनली कानून आ जाएगा या फिर बिल फाइनली जो है वो लेजिस्लेचर में प्लेस हो जाएगा, तब अपन इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिंपल बस आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। यहां पर मैं अपना एक ओपिनियन छोटा सा देना चाहूंगा। मुझे जो कमी लगी है वो फास्ट ट्रायल की कमी लगी है, यानी कि मतलब कोई भी इस प्रकार के जो गंभीर आरोप जो होते हैं तो उसमें ट्रायल जो होना चाहिए वो बहुत जल्दी होना चाहिए, यानी कि जो भी केसेस जो होते हैं वो जल्दी जल्दी फिनिश होनी चाहिए, जजमेंट उसका जल्दी आना चाहिए, जल्दी इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी चाहिए। तो एक टाइम बाउंडेशन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे केसेस भी काफी लंबे लंबे टाइम तक जो है वो खिंच जाते हैं। तो इसका भी मुझे क्लॉज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है और क्वाइट पॉसिबल कि शायद जब ये फाइनली बिल प्रपोज हो और यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर में जब ये प्लेस हो तब शायद मे बी इसमें टाइम बाउंडेशन का क्लॉज भी देखने को मिले, राइट, बट अभी नहीं है। तो इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और अपने दिमाग में रखिएगा, कहीं पर रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि टाइम बाउंडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार के गंभीर आरोप है तो उसमें बहुत जरूरी है कि मामला जो है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो, नहीं तो फिर हमारी कोर्ट के अंदर तो मामला सालों साल चलता है, आप भी जानते हैं इसके बारे में। और जल्दी अगर मामला जो है वो सॉल्व होगा तो सामने वाले को जल्दी जस्टिस मिल सकेगा, राइट। जैसे कि अक्सर एक टर्म उपयोग किया जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जितना लेट सामने वाले को न्याय मिल रहा है, लेट न्याय मिलने का मतलब न्याय मिलना ही नहीं है, राइट। तो इसलिए न्याय जल्दी मिलना चाहिए। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। गाइज ये एक रिपीटेड टॉपिक है, इस पर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं बट थोड़ा टाइम हो गया है तो फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को, जिसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो भी व्यक्ति जिनके पास एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनको रखना अलाउड नहीं है, राइट, यानी कि जो स्पीसीज CITES के अपेंडिक्स 1, 2, 3 में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें उन स्पीसीज के जो ट्रेड होते हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसको अगर आप खरीद रहे हो तो खरीदने के लिए प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। तो कई बार ऐसे जो स्पीसीज होते हैं जो जिसको स्मगल भी किया जाता है, जैसे कई बार आपको पता होगा, आपने शायद न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि बांग्लादेश की बॉर्डर पर कछुए पकड़ाए गए मतलब कछुए नहीं भाग रहे थे लोग, स्मगलर जो है वो कछुओं को लेकर जो है वो पकड़ाए गए, राइट। तो ऐसे न्यूज अक्सर ऐसी आती है, मतलब लिखा तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने भी आपको बताया कि बांग्लादेश की बॉर्डर में कछुए पकड़ाए, बट कछुए पकड़ाए इन द सेंस कि स्मगलर जो है वो कछुओं की स्मगलिंग कर रहे थे। तो और कछुआ पालना भी जो है वो एक, और हर कछुआ पालना नहीं, यानी कि कुछ स्पेसिफिकली स्पीसीज होती है कछुओं की जिनको पालना इलीगल होता है। तो ऐसी स्पीसीज हैं जो काफी सारे लोग अपने पास रखे हुए हैं। तो यहां पर यही चीज कही गई थी, सरकार भी एक प्रकार की स्कीम लेकर आई थी जिसके तहत सरकार ने कहा था कि जो भी व्यक्ति है वो अगर डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं कि उनके पास कोई एग्जॉटिक स्पीसीज है और उस स्पीसीज को पालने का या रखने का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, राइट। कोई भी उनके खिलाफ लीगल एक्शंस वगैरह नहीं लिया जाएगा अगर वो वॉलंटरी यानी कि अपनी खुद की इच्छा से ये बता रहे हैं कि उनके पास ये फलाना स्पीसीज है। और मौका दिया गया था जून से लेकर दिसंबर के पीरियड में इनको बताना है, राइट। और इस चीज के जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम थी, यानी कि एक बार सामने वाला व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से जो है वो बता सकते हैं
और ये पीरियड दिया गया था कि जून से लेकर दिसंबर 2020 के पीरियड में बता दो कि आपके पास, यानी कि जिस भी इंडिविजुअल के पास कोई एक ऐसा स्पीसीज है जिसको पालना अलाउड नहीं है, इलीगल स्पीसीज उसने लिया हुआ है, रखा हुआ है अपने पास, तो वो व्यक्ति जो है वो बता दे अथॉरिटीज को कि उनके पास ये स्पीसीज है, और अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और गाइस, इस स्कीम से सरकार का उद्देश्य ये है कि जूनोटिक डिजीज की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, तो उसको जो है वो एड्रेस करना, उसका समाधान जो है वो निकालना। अब देखो, जूनोटिक डिजीज एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को नजर आ रही है, इसके बारे में कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज की डेट में ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स का जो कॉन्टेक्ट बढ़ता जा रहा है इन दोनों के बीच में, तो उसके कारण ये जूनोटिक डिजीज बढ़ती जा रही है। जैसे कि कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक डिजीज है, राइट, बैट्स के थ्रू आई, पेंगोलिन के थ्रू आई, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था। तो ये, और दूसरी बात, सरकार को बेसिकली एक रिकॉर्ड अपना तैयार करना है, एक सूची बनानी, इन्वेंट्री जो है वो डेवलप करनी है इस प्रकार की एग्जॉटिक लाइव स्पीसीज की कहां कहां पर किस किस के पास ये इस प्रकार की वाइल्ड स्पीसीज मौजूद है जिसको लोग पाल रहे हैं अपने पास। राइट, और ये बेसिकली CITES के अंदर कंप्लायंस हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि CITES के द्वारा ही, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसी के द्वारा ये कंप्लायंस क्रिएट किया गया था, जिसके तहत प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सके कि कहां कहां पर वाइल्ड स्पीसीज हैं, और कहीं उन वाइल्ड स्पीसीज के कारण ह्यूमंस को तो खतरा नहीं है, और ना ही उन वाइल्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन तो नहीं घट रही, तो उस चीज को भी इंश्योर किया जाता है। क्योंकि CITES का टारगेट यही है कि वाइल्ड स्पीसीज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये वाइल्ड स्पीसीज का, तो ये इंश्योर किया जाता है कि उस ट्रेड के कारण उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, वो स्पीसीज जो है वो लुप्त ना हो जाए, एक्सटेंड ना हो जाए। तो इन सब चीजों को भी चेक किया जाता है, देखा जाता है। राइट, तो CITES बेसिकली काम इसी पर करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करने, रेगुलेट करने का काम CITES का हम लोग को देखने को मिलता है। और जो एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की, तो उसको बेसिकली लिस्ट करती है CITES। राइट, तो इसके बारे में भी अपन अभी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और किस प्रकार की एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इस स्कीम के अंदर शामिल की गई हैं। तो देखो, जो भी स्पीसीज CITES के अपेंडिसेस 1, 2 और 3 में आती हैं, तो वो स्पीसीज जो है वो यहां पर लिस्ट की गई है, शामिल की गई हैं। हमारे इंडिया का जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसके शेड्यूल्स के अंदर जो स्पीसीज आती है उसको यहां पर नहीं रखा गया, सिर्फ CITES की स्पीसीज को यहां पर मेंशन किया गया है कि जो भी CITES की लिस्ट में जो भी स्पीसीज मौजूद है, उस स्पीसीज को कोई इंडिविजुअल अपने घर पे रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए रखे हुए हैं, और उसका उनके पास अगर कोई पेपर नहीं है, कागज नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको रखने का, उनको पालने का, तो वो अगर डिस्क्लोज करते हैं इस चीज के बारे में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये इस प्रकार की स्कीम लाई गई थी। और यहां पर एडवाइजरी जो है वो एक्सोटिक बर्ड को एक्सक्लूड करती है एमनेस्टी स्कीम से। राइट, तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे CITES के बारे में। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये गवर्नमेंट्स के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स का इस प्रकार से होना चाहिए कि जो कि उन वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स को एक्सप्लॉइट ना करे। राइट, इंटरनेशनल ट्रेड वो लुप्त ना हो, एक्सटेंड ना हो। राइट, इस पर फोकस किया जाता है, और इंडिया भी इसकी मेंबर है। और अपेंडिसेस 1, 2 और 3 जो CITES की हम लोग को देखने को मिलती है, उसके अंदर 5950 स्पीसीज मौजूद हैं फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स की स्पीसीज है, फौना यानी कि एनिमल स्पीसीज। आगे की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करने पर काम करती है कि इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, वही चीज जो मैंने भी आपको बताई। इसमें कौन से एनिमल्स मौजूद हैं, जैसे कि इग्वानास, लेमूर्स, सीविएट्स, एल्बिनो मंकीज, कोरल स्नेक्स, टॉर्टॉइस और भी काफी सारे पॉपुलर एक्सोटिक पेट्स जो हम लोग को इंडिया में देखने को मिलते हैं, वो इस लिस्ट में मौजूद हैं। राइट, इंक्लूडेड है। जैसे मैंने भी आपको टॉर्टॉइस का एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। इसके अलावा इलीगल ट्रेड एक्सोटिक एनिमल्स का जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो इंडिया में क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो देखो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्मगलिंग इस प्रकार की हो रही है। राइट, इसलिए इन्होंने एक लागू किया है एंटी स्मगलिंग लॉ को, एंटी स्मगलिंग कानून को, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड हम लोग को एक्सोटिक स्पेशली बर्ड्स की और एनिमल्स की देखने को मिलती है। कई लोग काफी शौकीन होते हैं अलग अलग प्रकार की बर्ड्स पालने का, उनको शौक होता है, तो वो इलीगल तौर से जो है वो मंगवा लेते हैं। कई लोग टॉर्टॉइस वगैरह पालते हैं, टर्टल पालते हैं। राइट, तो भी वो जो है वो इलीगल बताया जाता है। तो यही चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको कंट्रोल करती है CITES, और इंडिया में यही बेसिकली एक बड़ी प्रॉब्लम है। राइट,
और जिसमें स्मगलिंग हम लोग को इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और अक्सर आप न्यूज देखोगे, जैसे कि कई बार आप सांप की न्यूज देखते हो, एक कोई सांप होता है रेड सैंड स्नेक हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो भी उसको भी पालना जो है अपने पास रखना इलीगल माना जाता है, राइट। वो दो मुहैया सांप जिसको होता है ना, जिस सांप के दो मुंह हैं, एग्जैक्टली शायद उसके दो मुंह होते नहीं है, इतना डिटेल में मुझे पता नहीं है, बट वो रेड सैंड स्नेक तो उसको कहते हैं, राइट। बट वो दिखता ऐसा है कि उसके दो मुंह है, तो उसको भी पालना थोड़ा सा जो है वो इलीगल माना जाता है, उसको भी कोई पाल नहीं सकता, राइट। तो ये चीज है लॉस के अकॉर्डिंग, बट काफी सारे लोग जो है वो उसको पालते हैं। चलो एनीवेज, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक जानकारी होनी। एंड गाइस, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था, और एल नीनो और ला नीना का कंसेप्ट आज आप अच्छे से पढ़िएगा। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इस टॉपिक में कि आपको एसएस ओझा सर की क्लास को देखना है, उसमें आपको ये टॉपिक काफी डिटेल में जो है वो कवर हो जाएगा। एंड मैंने जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठे हैं, तो लाइक का बटन हिट किए बिना मत जाइएगा। गाइस, अगर आप नए आए हैं तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, और गाइस लेक्चर जरूर शेयर करते रहिएगा। और मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। और यहाँ पर पेड पैकेज में आपको डेली बेसिस पर लेक्चर्स जो आप देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के, उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का प्रोवाइड किया जाता है, और ये वीकली कंपाइलेशन आपके रिवीजन के लिए होता है, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। और इतना ही नहीं, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको मेरे द्वारा मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मैं आपको इतनी सब कुछ चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। और गाइज, अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और आपको अगर मुझसे कुछ भी चीज पूछनी है करंट अफेयर से रिलेटेड या पेड पैकेज से रिलेटेड, आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के अपने चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसकी लिंक्स दी हुई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।